राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। 65 वर्षीय उर्मिला जी कभी गांव की शान हुआ करती थी। गांव में हर प्रतिष्ठित लोगों के बीच में उठना बैठना, रहन सहन, अपने घर में रूखी सूखी खाकर इज्जत की जिंदगी गुजार रही थी। उर्मिला जी के पति को गुजरे हुए काफी समय हो गया था। उनका एक बेटा जो शहर में रहता था। उर्मिला जी अपने बेटे से कभी फोन पर बात किया करती थी या कि कभी खुद बेटा फोन लगा दिया करता था। उर्मिला जी के पास मोबाइल तो नहीं था, लेकिन पड़ोस में कुछ नौजवान बच्चों के पास मोबाइल था। उन्हीं के पास उन्होंने अपने बेटे का नंबर दे रखा था। एक दिन सुबह सुबह उर्मिला आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि उनके घर में एक लड़का आवाज देते हुए कहता है, काकी, ओ काकी, तुम्हारे बेटे का फोन आया है। उर्मिला जी झाड़ू रख अपने साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछती हुई मोबाइल को पकड़ लेती हैं। हेलो बेटा। राजू। क्या हुआ बेटा, कैसे हो? बड़े दिनों के बाद याद किया। माँ, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ शहर में। बेटा, शहर में मेरा गुजारा नहीं होगा, तुम सुखी रहो, मुझे यहीं बुढ़िया को पड़ी रहने दो। नहीं माँ, तुम्हें यहाँ लाकर अच्छे से रखूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम अकेली वहां रहती हो तो मुझे बड़ी चिंता होती है। आखिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। उर्मिला जी अपने बेटे के मुंह से इतनी जिम्मेदारी और अपनेपन की बातें सुनकर गदगद हो गई। ठीक है बेटा, जैसा तू समझे वैसा कर ले। उधर से फोन कट हो गया। उर्मिला जी ने फोन पकड़ाया और खुशी खुशी अपना काम करने लगी। उर्मिला जी का मन आज अपने बेटे और बहू को लाखों दुआएं दे रहा था। उर्मिला जी पड़ोस के कुएं में पानी भरने गई तो सभी औरतों से बताया, मेरा बेटा राजू मुझे शहर ले जाएगा। अब वहां मेरी जिंदगी कुशल पूर्वक कटेगी। मेरी बहू मुझे खाना बना कर देगी। अब मुझे चूल्हा फूंकने की झंझट नहीं, कुएं में पानी भरने की तकलीफ नहीं, मेरी सेवा होगी। चलो, बहुत दिन दुख से जिंदगी गुजार लिया, अब बेटे बहू के साथ सुख चैन से रहूंगी। पड़ोस की महिलाओं ने कहा, काकी, भगवान करे तुम वहां सुखी रहो, पर कभी कभी गांव आती रहना। अरे हाँ, आऊंगी, लेकिन इतना जल्दी तो नहीं। यह कहकर वह मटकी में पानी भरी और अपने घर आ गई। 2 दिन के बाद बेटा लेने आ गया और उर्मिला जी को अपने साथ लेकर शहर पहुंच गया। उर्मिला जी का स्वागत बहू ने अच्छे से किया। दूसरे दिन ही बहू ने उन्हें घर के काम समझाते हुए सब बता दिया। माँ जी, हम यहाँ ऐसे जीते हैं, हमारे यहाँ रोज सुबह ऐसे काम होता है। सुबह से शाम तक होने वाले सारे कामों को बहू ने बड़े अच्छे से समझा दिया। उर्मिला जी उस समय पर ठीक ठाक थी, तबीयत पानी में इतनी कमजोरी नहीं थी, इसीलिए बहू के बताए हुए कामों को वह करने लगी। कुछ समय बीता कि उर्मिला जी के पैरों में खुजली सी होने लगी। उर्मिला जी ने बताया कि मेरे पैर में घुटने के नीचे कुछ खुजली हो रही है, एक फोड़ी आ गई है। तो बेटे ने कहा, माँ, बस यहाँ का पानी सूट नहीं किया होगा, इसीलिए फोड़ी आ गई है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे वह फोड़ी पक गई और पकने के बाद वह एक बड़ा सा घाव का रूप ले लिया। अब उसमें बहुत ज्यादा जलन और मवाद भी बहने लगा और पैर में बहुत दूर तक फैल गया। उर्मिला जी कई बार बोली, बेटा, यह तो घाव बन गया है, मुझे डॉक्टर के पास दिखा दो। यह सुनकर राजू सरकारी हॉस्पिटल में ले गया। डॉक्टर ने ड्रेसिंग कर दिया और उन्हें कुछ दवाइयां लिख दिया, लेकिन राजू बाहर से कोई दवाइयां और मलहम नहीं खरीदा, जिसकी वजह से वह घाव सूखने की बजाय बदबू मारने लगा था। उससे पस बहने लगा और अब तो बहू भी उनसे घिन करने लगी थी। किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाने देती, घर के काम करने नहीं देती। माँ जी, तुम इसी कमरे में रहा करो, बाहर मत निकलो, तुम्हारे घाव से बदबू आती है, हम सबको इन्फेक्शन हो जाएगा। शाम को उसने अपने पति राजू से भी कहा कि तुम अपनी माँ को किसी डॉक्टर को दिखाते क्यों नहीं हो? तुम्हारे माँ के घाव से बदबू आती है, बहुत घिन आती है, अब मुझसे देखा नहीं जाता। तो राजू ने कहा, देख रही हो, सरकारी हॉस्पिटल में ले गया था,
डॉक्टर ने पट्टी कर दिया और ढेर सारी दवाइयाँ लिख दिया है। कहाँ से पैसे लाऊं तो माँ के लिए दवा खरीद कर दूं? हाँ, बात तो सही है। फिर तुम अपनी माँ को गाँव क्यों नहीं भेज देते हो? तो राजू ने कहा, गाँव कैसे भेज दूं? तुम्हारा ही तो आइडिया था कि माँ को यहाँ शहर लेकर आओ। हमें एक नौकरानी की जरूरत है और माँ के घर को बेच दो। अब माँ को गाँव में ले जाकर कहाँ छोड़ूं? यह बात उर्मिला जी दरवाजे पर खड़ी खड़ी सब सुन ली थी। जो उनका बेटा और बहू कह रहे थे, उनके पैरों तले जमीन सरक गई कि यहाँ आने का उपदेश क्या था, क्या लक्ष्य था कि बहू को नौकरानी चाहिए था और बेटे बहू को मेरे घर के पैसे। मैंने बड़ी भूल कर दी जो अपने बेटे बहू की झूठी बातों में आकर यहाँ शहर चली आई। उर्मिला जी खूब रोई। अपने पति की एक तस्वीर ली थी, उनसे कहने लगी, देख रहे हो इस बूढ़ी माँ को बेटे और बहू ने मिलकर कैसे ठगा है। उर्मिला जी रात को अपने बेटे और बहू के कमरे के बाहर जाकर कमरा ठोकने लगी। दरवाजे पर थप थप की आवाज। बेटा बाहर निकल, बड़ी जलन हो रही है मेरे घाव में, बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे कुछ दवाइयां दिला दे, कोई दर्द की गोली रखी हो तो दे दे, यह दर्द सहा नहीं जाता। बहू अंदर से अपने पति को कहती है, तुम्हारी माँ का नखरा रोज का हो गया है, तुम शांति से सो जाओ, सुबह तुम्हें ऑफिस भी जाना है। तुम्हारी माँ को क्या पूरा दिन घर पर पड़ी पड़ी सोती रहती है, तो उन्हें रात को नींद कहाँ से आई। राजू भी चुपचाप मुंह दबाकर सोया रहा, माँ की बातों का जवाब नहीं दिया। माँ किचन में चली गई कि कुछ लगाऊंगी। उन्हें हल्दी दिखा, हल्दी में थोड़ा तेल लगाकर साइड साइड से अपने घाव में पट्टी बांध दिया और अपने कमरे में रात भर छटपटाती रह गई। दर्द के मारे उन्हें नींद नहीं आई। सुबह जाकर उनकी आंख लगी। जब बहू कमरे में सुबह गई तो देखा किचन में हल्दी का डिब्बा खुला पड़ा था। थोड़ी सी हल्दी नीचे गिरी थी, वहीं तेल का डिब्बा भी साइड में था। यह देखकर उसका खून खौल गया। गुस्से से चिल्लाकर कहने लगी, माँ जी तुमने किचन में हाथ क्यों लगाया? हल्दी के डिब्बे को क्यों छुआ? तुमको तो मैंने मना किया था ना कि तुम किसी भी चीज में हाथ मत लगाना। पूरा दिन अपने घाव को पोंछती रहती हो और जाकर मेरे किचन को हाथ लगा दिया। उसने गुस्से में हल्दी का डिब्बा फेंक दिया और कहा, अब यह बुढ़िया इस घर में नहीं रहेगी, वरना मैं कितनी चीजें इसके ऊपर फेंकती रहूंगी। वह तुरंत बाहर गई और दो तीन मजदूरों को बुलाकर लाई और उनसे कहा, इस बुढ़िया की खाट सहित उठाओ और इसे ले चलो घर के पीछे। मजदूरों ने ऐसा ही किया। पीछे एक छोटा सा कुत्ता रहने का कमरा बना था, जिसमें अब कोई नहीं रह रहा था। उसी में उर्मिला जी की खाट रख दी गई। उस घर की कभी सफाई भी नहीं हुई थी। मच्छर और मक्खियां काट काट के उनका बुरा हाल कर रही थी। लेकिन उर्मिला जी जाती तो जाती कहाँ, उसी में पड़ी रह गई। अब तो बहू को आजादी मिल गई थी। वह उन्हें खाना पानी भी समय पर नहीं देती थी। कई बार उर्मिला जी आवाज लगाती, तब जाकर वह बासी बचा कुचा उनके पास दूर से ही सरकाकर चली आती थी। उर्मिला जी को अब भूख लगती तो वह अपना पड़ोस का मोहल्ला छोड़कर थोड़ा दूर भीख मांगने चली जाती। होटलों में जाकर खाना मांगती तो कोई बचा कुचा बासी दे देता। एक दिन बहू ने राजू से कह दिया कि तुम्हारी माँ को समोसा जलेबी रसगुल्ला खाना होता है, इसीलिए वह होटलों में मांगने चली जाती है। घर के खाने से तुम्हारी माँ का पेट नहीं भरता। तुम्हारी माँ हमारा नाक कटा कर रखी है। लोगों को क्या लगता होगा कि हम इसे खाना नहीं देते। यह सुनकर राजू भी गुस्से में आ गया। माँ मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। रोज रोज घर की शिकायत झिक झिक। जब तुम्हें यह दो टाइम का पेट भर देती है तो तुम भीख मांगने क्यों जाती हो? माँ कहने वाली थी कि बेटा तुम्हारी पत्नी किसी किसी दिन खाना नहीं देती, भूल जाती है। सुबह बासी देती है तो रात को भूल जाती है। लेकिन उसके मुंह खोलने से पहले ही राजू अपनी माँ की बात नहीं सुना। माँ को बोलने का मौका ही नहीं दिया और गुस्से में कहा, माँ अब तुम जाओ, भीख मांगकर ही खाओ, जाओ यहाँ से। यह कहकर उसने और उसकी पत्नी ने हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया।
वह जो पीछे का छोटा सा घर दिया था, उस कमरे में भी ताला मार दिया। घर के बाहर उर्मिला जी काफी समय तक बैठी रहीं, लेकिन जब भूख प्यास से तड़पने लगी, तो वह उठकर वहां से चल दी। उनका पैर भी बहुत दुख रहा था। उन्होंने अपनी साड़ी को फाड़कर उसे में बांध दिया। एक मंदिर की तरफ चली गई। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई माता रानी से प्रार्थना कर रही थी, हे माता, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे बेटे बहू मुझे गांव से लाकर इस शहर में अपने घर से भी निकाल दिए। माँ, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे अपना गांव छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? उनकी आंखों में आंसू थे। बैठी हुए माता की तरफ देख देख कर जा रही थी। अभी माता जी की आरती हो रही थी, पूजा चालू था। वहां पर एक कार आकर रुकी। उसमें से ऐसा लग रहा था कि कोई अमीर व्यक्ति है, जो एक बच्चा खुद लिए और एक उनकी पत्नी, दोनों हाथों में छोटे छोटे बच्चे लेकर मंदिर की सीढ़ियों में चढ़कर माता रानी की पूजा में शामिल हो गए। दोनों छोटे बच्चे अभी लग रहा था कि 4 महीने के ही होंगे, लेकिन जो पिता के हाथ में बच्चा था, वह काफी समय से रोए जा रहा था। पूजा में भी विघ्न बाधा हो रही थी। रो रो कर वह बच्चा अपना बुरा हाल कर लिया था। उर्मिला जी की अब नजर उस बच्चे पर गई। उनसे रहा नहीं गया। बच्चे का रोना सुना नहीं गया, तो वह डरते डरते पास में जाकर कहती है, बेटा, बच्चे को कुछ तकलीफ है, इसीलिए रो रहा है, वरना माता रानी के दरबार पर यह बच्चा क्यों रोता? तो उन्होंने कहा, माँ जी, समझ में नहीं आता कि इसे क्या हो गया है। इसे तो अभी खिला पिला कर घर से लाए, फिर भी क्यों रोए जा रहा है? तबीयत भी ठीक है, सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं है। तो उर्मिला जी ने कहा, बेटा, अगर बुरा मत मानो तो बच्चे को मेरे हाथ में दो, मैं देखती हूँ इसे क्या तकलीफ है। वह अपनी पत्नी की तरफ देखा और बच्चे को उर्मिला जी के हाथ में दे दिया। उस बच्चे की माँ भी चाहती थी कि बच्चा ठीक हो जाए। वह भी उसके रोने से परेशान थी, इसीलिए उर्मिला जी के हाथों में देने की इजाजत दे दी। उर्मिला जी बच्चे को गोद में ली, उसे ही इधर उधर घुमाया पुचकारा, लेकिन बच्चा शांत नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने बच्चे के कमर में हाथ लगाया, उसका ऊपर का कपड़ा उठाया और देखा कि जो पैंट बच्चे ने पहन रखी थी वह अभी नई थी। उसकी इलास्टिक काफी टाइट थी। बच्चे के कमर में लाल लाल निशान बन चुके थे और उसी में एक सोने की कमर बंद भी पहन रखा था। दोनों आपस में चिपक कर बच्चे के कमर में दब रही थी, जिसकी वजह से बच्चे को तकलीफ हो रही थी और वह रोए जा रहा था। उर्मिला जी ने कहा, बेटा, यह बच्चे के कमर की करधनी उतार लो, यह बच्चे को चुभ रही है। तो उस अमीर व्यक्ति ने, जिसका नाम राजीव था, उसने बच्चे की करधनी उतारकर अपने जेब में रख ली और फिर उर्मिला जी ने उस बच्चे के पैंट को 2-3 बार मोड़कर नीचे कर दिया और बताया, बेटा, यह पैंट की जो इलास्टिक है काफी टाइट है। ऐसा लग रहा है कि पैंट अभी नई है। बच्चे को इसी की वजह से काफी तकलीफ हो रही थी। और उर्मिला जी उस बच्चे की कमर में प्यार से फूंकने लगी। बच्चे को ठंडक मिली। काफी समय से रो रहा था, तो उर्मिला जी की गोद में ही सो गया। अब दोनों पति पत्नी पूजा खत्म करके बच्चे को हाथ में लिए। फिर राजीव अपनी पत्नी की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा, जो कि उसकी पत्नी समझ गई। तो राजीव उर्मिला जी से कहता है, माँ जी, आप कहाँ रहती हो? उर्मिला जी ने कहा, बेटा, मेरा कोई ठिकाना नहीं, अभी इस मंदिर के सीढ़ियों पर ही हूँ, आगे भगवान पता नहीं कहाँ लेकर जाएंगे। तो राजीव ने कहा, माँ जी, यदि आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ मेरे घर पर चलकर मेरे दोनों बच्चों को संभाल सकती हैं क्या? माँ जी, आपने जिस तरह से मेरे बच्चे को संभाला, उससे मुझे लग रहा है कि आपको बच्चों को संभालना बहुत अच्छी तरह से आता है। उर्मिला जी ने कहा, बेटा, तुमने ठीक सही समझा। मैं कभी गांव में आया हुआ करती थी। पूरे गांव के बच्चों को
संभालना। बच्चों के जन्म होने पर मैं जाती थी। बड़े-बड़े घरों की औरतें जब से गर्भवती हो जाती थी, तभी से मुझे उनके घरों में आने-जाने का बुलावा आ जाता था कि उर्मिला जी, बच्चे होने से पहले ही आप अच्छे से ध्यान रखना। मेरे गांव में बहुत ही कम नर्स और सिस्टर आया करती थी, क्योंकि गांव वालों पर डॉक्टर नर्स से ज्यादा मेरे ऊपर भरोसा था। मेरे ऊपर भगवान की ऐसी कृपा थी कि आज तक किसी भी माँ बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हुई। जिस बच्चे और माँ को मैंने हाथ लगा दिया, उस पर माता रानी की कृपा बन ही गई। यह सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, माँ जी, अभी आप मेरे साथ चलो मेरे बंगले में। ऐसा नहीं है माँ जी कि मैंने अपने बच्चों के लिए आया नहीं लगाया है, दो दो आया नौकरानी रखा है, लेकिन वह दोनों मेरे बच्चों को ठीक तरीके से संभाल नहीं पाती। यह दोनों जुड़वा बच्चे हैं, अभी चौथा महीना चल रहा है, इसीलिए बहुत मुश्किल होता है संभालने में। उर्मिला जी ने कहा, बेटा, मैं तुमसे एक बात बता देना चाहती हूँ। मेरे बेटे और मेरे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है, और उसकी वजह यह मेरे पैर में घाव है। जिस घाव की वजह से मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, उन्हें मुझसे घिन आती थी। उन्होंने कह दिया कि माँ, तुम्हारे घाव का इन्फेक्शन हम सबको हो जाएगा, तुम सड़ रही हो, तुम तो मरोगी ही, हमें भी साथ ले डूबोगी। तो बेटा, जब अपनों ने मुझसे घिन किया है और निकाल दिया, तो भला मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊं? तुम लोग क्यों मेरे इस घाव के इन्फेक्शन से ग्रसित होगे? बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं आ सकती। राजीव ने कहा, माँ जी, बस इतनी सी बात है। कब किस इंसान के जीवन में बीमारी, दुखी और परेशानी आ जाए, यह नहीं कहा जा सकता। यह तो छोटा सा घाव है, यह दवाइयों से जल्दी ठीक हो जाएगा। आज के समय पर ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी दवा नहीं होती। फिर आपने इसका इलाज क्यों नहीं करवाया? उर्मिला जी ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं थे बेटा। मेरा बेटा राजू मुझे सरकारी अस्पताल में ले तो जाता था, लेकिन वहां डॉक्टर ड्रेसिंग पट्टी कर कर छोड़ देते। फिर मेरा बेटा दवाई नहीं लाया, जो घाव सूखने और मलहम लगाने का था, दर्द की भी दवा लाकर नहीं दिया। रातों दिन तड़प तड़प कर रोती रहती थी, और आज घर से निकाल दिया। राजीव ने कहा, बस माँ जी, आपने बहुत तकलीफ सह लिया, अब चलो मेरे साथ। राजीव उर्मिला जी को अपनी कार में पीछे वाली सीट में बिठा लिया। आगे उसकी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर बैठ गया। अब उर्मिला जी को अपने बंगले में लाकर वह कार दिया अपने एक ड्राइवर को, और एक और नौकर दे दिया, और बोला, अच्छी सी हॉस्पिटल में जाकर माँ जी की दवा करवाओ, जल्दी से जल्दी इनके घाव को ठीक करो। वह एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए और उर्मिला जी की दवा चालू हो गई। जल्दी ही सूखने की दवाइयाँ और मलहम सब कुछ मिला। उर्मिला जी का घाव हफ्ते भर में सूखने लगा, बहुत ही जल्दी ठीक हो गया। उर्मिला जी को अच्छी साड़ियाँ, अच्छे कपड़े, अच्छा खान पान भी मिला, जिसकी वजह से वह काफी स्वस्थ होने लगी। उनका चेहरा भी पहले से खुशनुमा हो गया। उर्मिला जी को उस बंगले में एक अच्छा सा कमरा दे दिया गया, जिसमें एसी, फ्रिज, सारी सुविधाएं रखी गई। उर्मिला जी अब बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। अब वह पहले से भली चंगी दिखने भी लगी थी। तो राजीव ने कहा, माँ जी, अब आप ड्यूटी संभालो, दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। उर्मिला जी दोनों छोटे बच्चों को संभाल लिया। बच्चों को 2 टाइम का तेल मालिश करती। उन्होंने देखा कि राजीव दोनों बच्चों को खाने के लिए बाहर से पैकेट में सेरेलेक लाकर खिलाता था। उर्मिला जी ने कहा, बेटा, मैं एक सलाह दूं, मैं घर में ड्राई फ्रूट और अनाजों से मिक्स करके बच्चों का आहार भी बनाती हूँ। यदि तुम्हें अच्छा लगे, इजाजत दो, तो मैं तुम्हारे दोनों बच्चों के लिए बनाऊं। बाहर के आए हुए पाउडर में केमिकल मिला होता है, लेकिन घर के बने हुए बच्चों का आहार शुद्ध होता है। वह मैं अपने हाथ से बनाकर गांव में
बच्चों को दिया करती थी। बड़े-बड़े घरों में जाकर बच्चों के लिए बनाया करती थी। यह सुनकर राजीव की पत्नी ने कहा, हाँ माँ जी, आप बिल्कुल बनाइए और बताइए किन किन चीजों की जरूरत है। उर्मिला जी ने ड्राई फ्रूट और अनाजों को बता दिया। फिर उन्होंने देसी घी से सेक कर सारी चीजें मिक्स करके पाउडर बनाया और गर्म दूध में बच्चों को देने लगी। यह सारी चीजें बच्चों को खाने में भी अच्छी लगी और धीरे-धीरे उनके बच्चों का शरीर भी बदलने लगा। 6 महीने में ही दोनों बच्चे हष्ट-पुष्ट बैठने लगे। यह देखकर राजीव भी बहुत खुश हुआ और राजीव की पत्नी भी। राजीव का एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल था जिसमें वह अपने बिजनेस की सारी बातें डाला करता था। राजीव की पत्नी ने एक आइडिया दिया, राजीव क्यों ना माँ जी का एक यूट्यूब चैनल बनाएं। जिस तरह से माँ जी बच्चे को संभाल रही हैं, बच्चों का आहार बनाती हैं, देखो यह सारी टिप्स यदि हम यूट्यूब में देते हैं तो माँ जी को भी उससे बहुत फायदा मिलेगा और मेरे बच्चों जैसे और भी बहुत से बच्चों को माँ जी का आहार खाने को मिलेगा जो कि माँ जी ने अपने हाथों से बनाया है। यह राजीव को अच्छा लगा। उसने कहा कि तुम बना दो और तुम ही संभाल लेना। यह बात राजीव की पत्नी ने माँ जी से कहा तो उर्मिला जी ने कहा, बेटी ना तो मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ पता और ना ही मुझे मोबाइल चलाना आता, मैं कैसे करूंगी। तो राजीव की पत्नी ने कहा, माँ जी आपको कुछ नहीं करना है। आप जिस तरह से आहार बनाई हैं बच्चों का, वह सारी बातें एक-एक करके, सारी विधि एक-एक करके आप बड़े अच्छे से बताते जाना। बस हम सब कुछ कर लेंगे। माँ जी ने कहा, ठीक है बेटी, जैसा तुम उचित समझो। माँ जी ने सारी रेसिपी एक-एक करके बताना शुरू किया और जब से औरतें गर्भवती होती हैं, तब से लेकर खान-पान की सारी चीजें, बच्चा पैदा होने तक की, बच्चा पैदा होने की बात कैसे देख-रेख करें, यह सारी जानकारी उर्मिला जी यूट्यूब में देने लगी। रोज नई-नई जानकारी देती। उन्होंने इतना सब कुछ बताया कि उनका यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी चलने लगा। उनकी एक-एक वीडियो में मिलियन व्यूज आने लगे। मिलियन में उनके सब्सक्राइबर हो गए। राजीव की पत्नी ने 2 वीडियो एडिट करने वाले एडिटर भी रख दिया। अब उसे भी वीडियो बनाने में कम समय देना पड़ता था क्योंकि वीडियो एडिटिंग करने वाले और बनाने वाले जो थे, वह माँ जी के साथ हर वक्त रहने लगे। अब माँ जी का यूट्यूब चैनल काफ़ी अच्छे से चल चुका था, पैसे भी बहुत आने लगे थे। राजीव की पत्नी ने कहा, माँ जी का एक बैंक अकाउंट खुलवा दो, सारे पैसे उसमें रख दो, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। यह माँ जी की मेहनत और उनकी जानकारी के पैसे हैं, हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। राजीव ने ऐसा ही करवा दिया मैनेजर को भेजकर। अब माँ जी के अकाउंट में करोड़ों रुपए हो गए थे। माँ जी को किसी चीज की कमी नहीं थी। समय बीतता गया। राजीव के दोनों बेटे अब बड़े हो गए थे, पढ़ने के लायक हो गए। तो एक दिन राजीव ने कहा, माँ जी हमारा विदेश में भी बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है और अब मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर पत्नी सहित विदेश जाना चाहता हूँ। वहाँ मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मेरा बिजनेस भी चलेगा। इसीलिए माँ जी यह बंगला मैं आपके नाम करके जाना चाहता हूँ। उर्मिला जी ने कहा, बेटा मैं इस बंगले का क्या करूंगी, मैं इसमें रहकर देख रेख करूंगी, नौकर चाकर लगा दो। राजीव ने कहा, माँ जी नौकर चाकर तो सब कुछ रहेंगे, लेकिन बंगला भी मैं आपके नाम ही करना चाहता हूँ। माँ जी ने कहा, बेटा मुझे बंगले की जरूरत नहीं। राजीव ने कहा, माँ जी मैं विदेश चला जाऊंगा, प्रॉपर्टी के पेपर आपके नाम नहीं रहेंगे तो कब किस चीज में साइन करनी है, फिर मुझे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए यह बंगला मैं आपके नाम कर रहा हूँ। और हाँ, यदि आप अकेले नहीं रखना चाहती तो मैं नामिनी में आपके दोनों पोते का नाम कर रहा हूँ। यह दोनों आपके वारिस के रूप में हैं। यह सुनकर उर्मिला जी की आंखों में आंसू आ गए। आज उनको 2 पोते मिल गए थे। खुद राजीव ने कहा कि आपके दोनों पोते। यह शब्द सुनकर
बंगले पाने से ज्यादा उन्हें खुशी अपने रिश्ते पर हुई कि जिस बूढ़ी औरत को उन्होंने सीढ़ी से उठाकर बंगले में लाया, आज उसी औरत को बंगले का मालकिन बना दिया और साथ ही दो प्यारे प्यारे बच्चों की दादी भी। आज उर्मिला जी को जीवन के सबसे बड़ी खुशी मिली थी। और फिर राजीव अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर विदेश चला गया। दोनों बच्चों के जाने के बाद उर्मिला जी को दुख तो बहुत हुआ, क्योंकि बचपन से लेकर इतने दिनों तक उन्होंने बच्चों को अपनी गोद में खिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया। अब बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए थे। जाता हुआ उर्मिला जी खूब रोई, लेकिन राजीव ने समझाया, माँ जी, हमारी फोन पर बात होती रहेगी। बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें ले जाना ही सही होगा। उर्मिला जी अब उस बंगले में अकेले रह गई। बहुत सारे नौकर चाकर थे। उनकी एक आवाज पर कई नौकर चाकर आ जाते थे। सारा कार्यभार उर्मिला जी खुद संभाल रही थी। राजीव का पुराना भरोसेमंद मैनेजर भी था, जो माँ जी के साथ सारी देख रेख कर रहा था। अब माँ जी को किसी चीज की कमी नहीं थी। आज भी उनकी यूट्यूब की वीडियो बन रही थी। वह आज भी सारी औरतों को गर्भवती होने से लेकर बच्चा पैदा करने तक, बच्चा बड़ा होने तक सारी जानकारी बड़े अच्छे से दे रही थी, बंगले को संभाल रही थी। लेकिन उर्मिला जी ने सोचा कि जिन बेटा और बहू ने मुझे खून के आंसू रुलाया है, उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। उर्मिला जी ने बताया कि मेरे बेटे और बहू ने मुझे किस तरह से घर से निकाल दिया। उन्होंने मन में सोचा कि मेरे गांव का जमीन बेचकर और मुझे बेघर कर दिया। आखिर यह शहर की जमीन भी तो मेरे पति ने ही खरीद कर बनवाया था। उनका पेपर आज भी उर्मिला जी के नाम पर था। वह वकील को लेकर अपने बेटे बहू के घर पहुंच गई। वकील ने घर की डोरबेल बजाई तो सामने राजू की पत्नी आकर दरवाजा खोली। उसने कहा, जी कहिए, किससे मिलना है? वकील साहब ने कह दिया, यह घर खाली करने का नोटिस आया है। यह सुनकर राजू की पत्नी ने कहा, कैसी बातें करते हैं, हम कोई किराएदार नहीं है, यह हमारा अपना मकान है और यह मकान मेरी सास के नाम पर है और मेरी सास कब का इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। सास ससुर कोई नहीं है तो अब बेटे का ही हक बनता है ना पिता की संपत्ति पर। यह सुनकर उर्मिला जी सामने आकर कहती है, हाँ जरूर हक बनता है, लेकिन तुम जिस सास को स्वर्ग सिधारे हुए बता रही हो, वह तो तुम्हारे सामने खड़ी है। इसका मतलब अभी इस घर की मालकिन मैं ही हूँ। यह देखकर बहू के तो आंखें फटी रह जाती है। अब तक राजू भी आ गया और बोला, माँ, माँ तुम कहाँ थी अभी तक? राजू की बात सुनकर उर्मिला जी ने कहा, यह सब तुम छोड़ो, वकील साहब जो कह रहे हैं वह सुन लो। यह घर तुम्हें 15 दिनों तक दिया जा रहा है। 15 दिन के बाद तुम इस घर में दिखोगे नहीं। यह सुनकर राजू बोला, माँ तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अब बहू भी सास की तरफ देखकर बोली, अरे इतनी महंगी साड़ी, सोने के चैन, सोने की अंगूठियां, इतने सारे जेवर, आखिर माँ जी तुमने कहाँ से सब चुराए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस उम्र में यह सब पहन कर घूम रही हो। यह सुनकर वकील ने कहा, अरे आप लोग कैसी बातें करते हो? उर्मिला जी को किसी के यहाँ कुछ चुराने की क्या जरूरत है? वह तो इस शहर में सबसे बड़े कीमती बंगले की मालकिन है और यह सोना चांदी तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनके यूट्यूब से महीनों की लाखों की कमाई होती है। आपको पता नहीं, उर्मिला जी एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। यह सुनकर बहू के तो मुंह फटे रह गए, लेकिन बेटे ने कहा, माँ का दिमाग खराब हो गया है, यह सब झूठ है। तो बहू ने कहा, आप ऐसा करो, पुलिस बुलाओ, तब माँ के होश ठिकाने लगेंगे। यह सुनकर उर्मिला जी ने कहा, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है बहू, मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगी, इसीलिए मैंने पहले से ही पुलिस बुला लिया है। आइए सर, अब आपका जरूरत यहाँ है। तभी दो पुलिस वाले आ गए और कहने लगे, कैसी बातें करते हैं आप मैडम, उर्मिला जी का दिमाग सही है,
कुछ तो वजह होगी इस छोटे से घर में, वरना इतने बड़े बंगले की मालकिन इस छोटे से घर को खाली करवाने क्यों आ जाती। अब तक पुलिस और वकील की बातें सुनकर दोनों बेटे बहू को सब सच लगने लगा था कि आखिर माँ सच में किसी बड़े बंगले की मालकिन है, करोड़ों में खेल रही है। वह दोनों पति पत्नी अपने सास के पैरों पर गिर पड़े। माँ, हम तो आपके बच्चे हैं, हमसे अगर कोई भूल हो गई तो माता पिता अपने बच्चों को क्षमा कर देते हैं। और फिर यदि आपकी बहू ने कह भी दिया था कि यह घर छोड़कर चली जाओ, तो आपको नहीं जाना चाहिए था माँ। आप नाराज होकर चली गई, हम लोग आपको ढूंढते रह गए। उर्मिला जी समझ गई थी कि यह बेटा और बहू अभी भी नहीं सुधरे। उनकी सातिर भरी बातें, उन्होंने कहा, तुम लोग कितना झूठ बोलोगे। तुम दोनों ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाला था और आज कह रहे हो कि मैं घर छोड़कर चला गया। लेकिन अब तुम लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं। वकील साहब जो कह रहे हैं वही बात सुनो। यह कहकर उर्मिला जी वहां से चल दी और अपनी कार में बैठी बंगले में चली आई। वकील साहब उन्हें 15 दिन के अंदर घर खाली करने का नोटिस दे दिए और पुलिस वाले भी उन्हें चेतावनी दे दिए, यदि आप लोगों ने अपनी माँ की नोटिस पर ध्यान नहीं दिया तो आप लोगों के ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है। दोनों पति पत्नी मन में सोचने लगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो हमने माँ की बातों को नहीं सुना, माँ को घर से निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएंगे। आखिरकार वह अपना घर छोड़कर एक छोटे से किराए के मकान पर आ गए। जब इधर मीडिया वालों को पता चला कितने बड़े बंगले की मालकिन एक छोटे से घर में रह रहे बहू बेटे को घर से क्यों निकाला, तो उन लोगों ने उर्मिला जी के पास पहुंच गए। उनसे बार बार यही पूछने लगे कि आखिर माँ जी, बात क्या है। इतना बड़ा बंगला, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने उस छोटे से घर को क्यों खाली करवाया। आखिर वजह क्या थी। उर्मिला जी शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बताई कि किस तरह से एक छोटे से घाव की वजह से मेरे बहू और मेरे बेटे मुझसे घृणा करते थे। मुझे देखकर घिन आती थी। उन्होंने मुझे दवाई करवाना उचित नहीं समझा, यहाँ तक कि मेरी बीमारी को लेकर मुझे ही घर से निकाल दिया। जब माता पिता बच्चों को रोता हुआ देखते हैं, बचपन में उन्हें कोई तकलीफ होती है, तो वह अपना सारा धन संपत्ति लगा देते हैं बच्चों की बीमारी में। माँ अपने बच्चों को सुलाने में कई रातें जागकर गुजार देती है। बच्चे की जरा सी आवाज पर उठकर बैठ जाती है। लेकिन जब वही बच्चे जवान हो जाते हैं, माता पिता बूढ़े और कमजोर हो जाते हैं, तो माता पिता की बीमारियों को ठीक करने की बजाय उनको ही घर से निकाल देते हैं। जिस तरह से घर में पड़े हुए टूटे फूटे पुराने फर्नीचर को निकालकर बाहर फेंक देते हैं, वही स्थिति बूढ़े होने पर माता पिता की कर देते हैं। उर्मिला जी की यह सारी बातें कई न्यूज चैनल में चल रही थी। उर्मिला जी के यह न्यूज चैनल देश विदेश में देखे जा रहे थे। उर्मिला जी अब अपनी बातों और अपने छुपे हुए दर्द को लोगों के सामने ला दी थी। उनको काफी हमदर्दी होने लगी थी लोगों से। उर्मिला जी इतनी फेमस हुई कि उनका यूट्यूब चैनल भी काफी तेजी से चलने लगा। उनके फॉलोवर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते गए, उनकी पैसे की कमाई भी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उर्मिला जी की बातों से काफी लोग प्रभावित हुए, उनका चैनल काफी तेजी से चलने लगा। उर्मिला जी अब अपनी बीती हुई जिंदगी के साथ साथ लोगों को अच्छी अच्छी बातें भी सिखाती। बच्चे को संभालना, गर्भवती औरत को सारी टिप्स देना, यह तो पहले से ही चल रहा था। अब उर्मिला जी अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गई थी कि वह अपने बेटे बहू और उनके दिए हुए दर्द को दिल में एक कोने कहीं छुपा कर रख दी और बस आगे की जिंदगी भगवान का नाम लेकर गुजारती रही। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं इस एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।